हेलो हेलो। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी से फटाफट बता दीजिए। सब बढ़िया? तो चलिए, सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम सबको। तो अभी फिलहाल आप लोगों को पता है कि अभी जो है ना आज क्वार्टर फाइनल होने वाला है ना मेरे बगल में क्वार्टर फाइनल होने वाला है, तो इसी कारण से आज का वीडियो जो है ना आपको रिकॉर्डेड ही मिल रहा है, ठीक है ना। इन लोगों का जो है ना अति खत्म हो जाएगा, अति समाप्त हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम आपको लाइव देंगे क्लासेस, ठीक है। तो आइए सब लोग जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। आज जो है ना हम लोग देखने वाले 2016 का क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो है ना प्यार से जुड़ेंगे और प्यार से देखने की कोशिश करेंगे। जितना देर की क्लासेस होगी आप लोग प्यार से देखोगे, ठीक है ना। बहुत छोटी क्लासेस होगी क्योंकि वीडियो अपलोड भी करने होते हैं, तो इसी कारण से छोटी क्लासेस होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप प्यार से देखिए और अच्छे तरीके से देखिएगा, ओके ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने ये है बाबू मेरे, कि इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण में घात कितना होता है ना। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो आप कहोगे गुरुजी कितना होता है? एक होता है। और एक और सूचना मैं आपको दे दूं मेरे दोस्त, कि कल जो है ना वो 1-2 दिन में होने वाला था ना, जो अलॉटमेंट की बात हो रही थी, तो अभी तक वो नहीं हुआ था। आज जो है ना नोटिफिकेशन आ गया फाइनली। कल जो है हम लोग को स्कूल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कल हम लोग को स्कूल मिल जाएगा, कल से महीना जो है ना 2 गुना शुरू हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो इसका भी सूचना आप लोग को देना था, तो चलिए आप लोग को दे ही दिए। तो इसका घात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? एक घात होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देखिए, 10π/2 का जो है वो मान कहा जा रहा है, यानी π/2 की बात हो रही है, π/2 की बात हो रही है बाबू मेरे। तो π/2 कहने का मतलब, पाई का मतलब क्या हो गया आपका 180 होता है, और बटा में 2 कहने का मतलब क्या, ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि बात कहा जा रहा है क्या, यहाँ पर tan जो है ना 90 डिग्री अब आपसे पूछा गया है, तो tan जो है ना वो 90 डिग्री अब कितना होता है, आप सब मिलकर बता दोगे गुरुजी कितना होता है? इनफाइनाइट होता है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस चतुर्थांश में है। तो इसके बारे में मैंने कई दफा जो है ना आप लोग को बताया भी है, कई बार मैंने आपको समझाने की कोशिश भी किया है कि इसका आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट यहाँ पे देख लीजिए, ये किस चतुर्थांश में है बाबू मेरे, तो यहाँ पे देख लो जल्दी से। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये अपना क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, ये अपना क्या हो गया, ये x हो गया, और ये अपना क्या हो गया, x डैश हो गया, ये अपना क्या हो गया, y हो गया, ये अपना क्या हो गया, y डैश हो गया। इतनी सी बातें क्लियर ना। अब सुनो, अब इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये वाला प्लस प्लस वाला मामला है, ठीक ना। ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस वाला हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, बस बात खत्म। देखो भाई, ये प्लस माइनस वाला बात है, मतलब क्या, ये चतुर्थ में है, तो ये पहला हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है, ये तीसरा हो जाता है, और बाबू मेरे ये क्या हो जाता है, ये चौथा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देख लो प्लस माइनस वाला बात है, तो प्लस माइनस किस में, तो चतुर्थांश ये चौथा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बाबू मेरे, ये चतुर्थांश में है, चौथा पाद में है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है ना। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप सब जानते हो 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जब अर्ध वृत्त का कोण पूछा जाएगा तो आप 90 डिग्री बताओगे। कितना बताओगे? अर्धवृत्त का मेरे कितना बताओगे, जल्दी से बताओ। तो अर्धवृत्त का जो ना आप बता देना कितना होता है, 90 डिग्री जो ना आप अच्छे तरीके से याद रखना। अर्धवृत्त का कितना होता है, 90 डिग्री बाबू मेरे कोण होता है। ये प्रश्न पूछा गया कई दफा, ओके ना। तो आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देखिए, इसमें बहुलक बाबू मेरे पूछा जा रहा है। तो बहुलक का मतलब तो आप समझते हो, जिसकी बारंबारता जितनी अधिक होती है, तो बारंबारता देखो 3 की बारंबार, सबसे पहले 2 की बारंबारता बताओ कितनी है, तो 2 एक बार है, ठीक ना। 3 की बारंबारता बताओ मेरे, तो एक बार ये भी है। 2 उसके बाद से 3 के बाद 5 की बारंबारता बताओ, तो 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 4 बार यहाँ पर है। चलो उसके बाद से भैया में 7 की बारंबारता एक बार, 8 की बारंबारता कितना, एक बार। तो सबसे ज्यादा किसका है, 5 का है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बात खत्म। तो सबसे अधिक बारंबारता जिसका होता है वो क्या हो जाता है, वो बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ओके ना। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बाबू मेरे यहाँ पर ये कहा जा रहा है, प्यार से देखना सभी लोग मिल करके। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य डी और ई इस प्रकार है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डीई जो है ना वो पैरेलल क्या है मेरे दोस्त, बीसी है। तो यहाँ पर बीसी अगर 8 है, 8 सेंटीमीटर, डीई का मान क्या हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें सोचना भी नहीं है, तनिक सा भी नहीं सोचना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो है ना आपका ए बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर मेरे दोस्त ये डीई जो है ना वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखो ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये क्या होगा मेरे दोस्त, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है ए बी, ये BC का मान जो है ना आपको कितना दिया गया है, BC का मान मेरे आपको 8 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है DE का मान क्या होगा, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा और आपको पता होगा कि जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है ना वो अपने सामने वाली है ना क्या भुजा का क्या होता है, आधा होता है। ये तो आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है। तो यह मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो ना सामने वाले भुजा का क्या होता है, आधा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मेरे हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर बाबू मेरे हो जाएगा। ओके ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो, एक सिक्के को उछाला जाता है। चलो भाई सही बात है, हाँ एक सिक्के को उछाला जाता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें सोचने वाली बात है थोड़ा सा भी, बिल्कुल नहीं सोचने वाली बात है। यहाँ पर ये कहा जाए कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, यानी कुल मिलाकर भी हमारे ये एक सिक्के को उछाला जा रहा है, एक बार उछाला जा रहा है। तो दो को परिणाम हो गया, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, या तो चित होगा या फिर पट होगा, बस बात ही खत्म। तो यहाँ पर चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, बस बात खत्म। ओके ना। तो 1/2 आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। और क्या भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो, ठीक है ना। एपी की बात हो रही है, 4, 10, 16, 22, 28 का सारबंतर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारबंतर कितना होगा। तो इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है ना। आप तनिक सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। इसमें कुछ क्या करना है, इस भैया मेरे घटाना ही तो है। तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 6 हो जाएगा। सारबंतर कितना हो गया, इसका 6 आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। ये वाला आंसर हो जाएगा, इसका सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखो, दो समरूप त्रिभुजों की, इसमें कुछ करना है क्या, बताओ जल्दी से। इसमें कुछ करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे कहा जाए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है ना। दो संगत त्रिभुजों की, यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है। तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो ना क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बाबू मेरे क्या होगा। तो कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है। हाँ, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, यानी 16/81 अगर कहीं दिख रहा है तो ठीक कर लो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और मेरे कहा जा रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन और मेरे क्या कहा जा रहा है कि ax² है ना -bx और +c = 0 में है ना मूलों का योग कितना होता है। भाई तो देख लो, मूलों का योग ये माइनस है, इसका ख्याल रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। ये भाई मेरे माइनस है, हाँ। तो यहाँ पर मूलों का योग कितना हो जाएगा, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का और माइनस इसका वाला है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, यानी कहने का मतलब b/a हो जाएगा। तो इसमें तो गड़बड़ी आप लोग नहीं करोगे, हमें विश्वास है कि गड़बड़ यहाँ पर नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a बाबू मेरे हो जाएगा, है ना। देखो आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, तो वो ये होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है और बराबर 0। तो इसका अल्फा प्लस बीटा और कितना होता है, तो इसका जो है ना -b/a होता है। तो इसलिए अब ये मत कर देना गुरुजी गलत है, सही है, क्या है, नहीं है ना। तो ये वाला आंसर बाबू मेरे यहाँ पर आप रख देना। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें ये कहा जा रहा है बाबू, देखना इसमें ये कहा जा रहा है कि sec² है ना θ - tan² θ, ओके ना, tan² θ, यही वाला बात हो रहा है ना। किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, सीधी सी बात है। बात क्लियर ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा, sec² - tan² θ बराबर कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ओके ना, ओके बाबू, 1 के बराबर हो जाएगा। ओके ना, 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ देखिए, ओके ना। देखो, किसी धातु के बल्ब का क्षेत्र, सॉरी, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल कितना होता है। धातु के वलय, रिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रिंग का आपको क्षेत्रफल जो ना पता करना। वलय कहने का मतलब आप देखो समझना, ये हो गया एक और ए हो गया एक, ठीक है ना। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बाहरी वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। बड़ा वाला आर कर देते हैं, कोई दिक्कत है, बड़ा वाला r², ठीक है गुरुजी, अच्छी बात है। अंदर वाला भैया मैं घटाएंगे ना इसमें से, तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये वाला, तभी तो ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा। बोलो निकलेगा ना, हाँ गुरुजी, तो घटा लीजिए ना छोटा वाला, क्या दिक्कत है। तो छोटा वाले, बड़े वाले का आर बाबू मेरे कितना है, बड़ा वाला आर है, छोटे वाले का आर कितना है, छोटा वाला आर। तो इसमें से घटा लो आप पाई छोटा वाला r², ठीक है ना। तो यहाँ से पाई कॉमन निकाल लीजिए, ये r² और माइनस क्या हो जाएगा, r²। बस इतना वाला भैया मेरे जो ना वर्ग इकाई आप यहाँ पर लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके ना,
वर्ग इकाई लिख देना, बस बात खत्म हो जाएगा। इतना सा बात जो ना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे लिख देना पाई और यहाँ पे लिखना आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बस इतना बाबू मेरे होता है वर्ग इकाई, आप जो भी है क्षेत्रफल डाल देना। अगला क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछने वाला है। बताओ धुआं उड़ाओगे नहीं उड़ाओगे, है ना। इसमें तो आप लोग धुआं उड़ा ही दोगे, इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है, तनिक सा भी कहीं से भी सोचने वाली बात नहीं, तो धुआं तो आप उड़ा ही दोगे। ओके ना। चलो मेरे दोस्तों यहाँ तक चीजें क्लियर ना। आगे देखो, आगे वो मेरे इसमें जो ना माध्य अगर 7 दिया है, माध्य कितना दिया है मेरे 7 दिया, तो आपको x का मान जो ना वो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य बराबर क्या होता है, अच्छा पिछले क्लास में हमने एक जगह माध्य बाबू मेरे गलत कर दिया था हमने, है ना। पिछले क्लास में एक जगह माध्य हमने गलत कर दिया था, उस माध्य को थोड़ा सा आपको देखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। बात क्लियर ना, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा उसको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि इसमें कहा जा रहा है कि माध्य बराबर 7, तो 7 माध्य है इसका, ठीक है गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 1 + 4 + x + 5 + कितना 12 और बटा में कितना संख्या है बाबू मेरे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर दीजिए। तो इसको लाके इधर किए तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 4 1 5 5 10 12 कितना हो जाएगा 22, x ये 5 5 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, तो x प्लस कितना हो गया 22 हो गया। इसको इधर ला घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 22, ठीक ना, ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया वो मेरे 13 हो गया। तो यहाँ पर 13 आप डाल देना, कोई दिक्कत है। x बराबर कितना डाल दोगे, यहाँ पर 13 और मेरे आपका आंसर जो ना वो हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, कुछ है क्या इसमें, नहीं ना। बस थोड़ा सा पढ़ते रहिए, हाँ थोड़ा सा पढ़ते रहिए आगे, हाँ बात क्लियर ना। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ देखो। अब इसमें क्या, किसी असंभव घटना ए की प्रायिकता जो है, किसी असंभव घटना ए की प्रायिकता वो मेरे क्या होगी, असंभव घटना ए की प्रायिकता क्या होगी वो मेरे 0 होगी। ओके ना, कितनी हो जाएगी असंभव। हमने क्या कहा था कि ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है, ये बोर्ड का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे, तो इसको भूलना तो है नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला हाल जो है ना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ देखो। अब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई वो मेरे क्या होती है। चलो किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं पे खींची गई क्या होती है, बराबर होती है। कितनी होती है वो मेरे, बराबर होती है। ओके ना, क्या होती है, बराबर होती है। बस बात खत्म, क्या होती है, बराबर होती है। आगे चलो। अब देखो मेरे पास, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तो दोनों मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब मैंने 3 कंडीशन आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। डी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। ओके ना, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। डी जो ना वो अगर बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, मूल बराबर, है ना, और वास्तविक होगा और क्या होगा, बराबर। लेकिन डी अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, कोई वास्तविक मूल मेरे यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, तो मूल इसके भी क्या होंगे, बराबर। ओके ना, बराबर होंगे। बस बात खत्म। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का जो ना मध्य बिंदु आपको बताने हैं, तो दोनों को जोड़ के आधा करते चलिए ना, है ना। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 0 2 होगा, आधा करिए 1 हो जाएगा। तो x निर्देशांक कितना निकल गया, 1 निकल गया। बात खत्म। चलो इसको जोड़ो, 4 का आधा करो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस बात खत्म। तो इसका मध्य बिंदु यही हो गया ना, हो गया सर। हाँ क्योंकि इधर दोनों 0 0 है, तो मध्य बिंदु पूछा जा रहा है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जा रहा है। बस बात ही खत्म हो गया। आगे बढ़िए ना। अब इसमें भी यार ये कैसी संख्या आपको पता चल रहा होगा, 3 + 2√5 है, यह कैसी संख्या है। तो आप बताओ गुरुजी, ये तो अपरिमेय संख्या दिख रहा है ना, कैसा संख्या है मेरे, ये अपरिमेय संख्या है ना, कैसा संख्या, ये अपरिमेय संख्या। बस बात ही खत्म हो गया, इसमें क्या सोचना है ना। तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, इसमें जो ना शून्यक निकालना है, क्या निकालना है मेरे, आपको शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच आपको करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर कैसे निकाला होगा मेरे, सबसे पहले तो यहाँ पर x² जो है यहाँ पर लिखोगे 7x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसका जो है क्या करोगे, गुणनखंड के माध्यम से क्या करोगे, इसको तोड़ोगे। तो गुणनखंड के माध्यम से तोड़ो, बस क्या करोगे, गुणनखंड के माध्यम से क्या करोगे, बस तोड़ोगे। तो तोड़ो, इसको तोड़ो मड़ोड़ो जो भी करना है। तो अब इसको कितना में तोड़ोगे, तो x² हो जाएगा, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 5x और प्लस कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो गया 10। ओके ना, कॉमन निकालिए तो यहाँ से क्या निकलेगा, x कॉमन निकालोगे तो x प्लस कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ से प्लस 2 निकालोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, x प्लस क्या निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया और यहाँ से x प्लस बाबू मेरे क्या बच गया, 2 बच गया। अब चूंकि हमको शून्य निकालना तो क्या करना पड़ेगा, px बराबर 0 करोगे तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ जल्दी से, 0 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या,
x प्लस 2 बराबर क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये 0 कर सकते हो, बस बात खत्म। तो x बराबर कितना हो गया, -5 हो जाएगा, ठीक ना, -5 हो जाएगा। या फिर यहाँ से कर दो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये दोनों शून्य का आपके पास निकल कर सामने आ गया। अब इसमें सत्यता की जांच करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अब लिखना कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो कितना होता है, -b/a होता है, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा वो कितना दिया आप बताओ। मान लो कि अब यहाँ पर लिख देना कि माना कि, यहाँ क्या लिखोगे आप, लिखना कि माना कि लिख देना अल्फा बराबर कितना, -5 और बीटा बराबर कितना लिख देना, -2। अल्फा बीटा भैया मैंने मान लेना यहाँ पर, माना कि अल्फा इतना और बीटा मेरा इतना हो गया ना। तो आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, या फिर पूरा लिखना चाहो कि माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना जो है ना आप लिख देना यहाँ पर। माना कि बहुपद है ना, बहुपद कौन, बहुपद लिख देना वहां पर x² और कितना प्लस 7x और प्लस कितना 10 का शून्यक यहाँ पर लिख देना है ना। शून्यक कितना बाबू मेरे, ये वाला मामला है, तो यहाँ पर लिख देना का शून्यक इतना हो गया। तो अब यहाँ पर लिखना अल्फा प्लस बीटा बराबर ये वाला मामला हो गया। तो अब चलो रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, -5 और प्लस -2 लिख देना, ठीक है। अब सुनो ये वाला वैल्यू जो ना आपको रखना है कहां से, तो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -7 और बटा में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बोलो 1 होगा, हाँ हो जाएगा। तो अब इसको करोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे देखो तो जरा ध्यान से, तो ये -5 हो जाएगा और -2 बराबर में कितना, -7 हो जाएगा। इसको देखो तो क्या सही आ रहा है, तो यस गुरु जी ये क्या हो जाएगा, -7 बराबर कितना हो गया, -7 हो गया। तो एक तो आप ऐसे जांच कर लो, दूसरा भैया मेरे अल्फा इंटू बीटा करना है आपको। हाँ गुरु जी करना तो है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। तो अल्फा कितना भैया मेरे 5, बीटा कितना है -2 है। चलो ठीक है, c कितना हो, यहाँ पर देखो c कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखो, 10/1 कर लो। अब दोनों में गुना करके कितना हो जाएगा, 10 बराबर 10 नहीं हो गया, तो एक यहाँ से भैया मेरे सत्यता की जांच जो है यहाँ से हो जाती है। तो इस प्रकार से आप सत्यता की जांच बाबू मेरे यहाँ पर कर सकते हो निसंदेह। या फिर आप चाहो इसको तो अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है ना, यहाँ पर फिर ये अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना और फिर इधर वाला वैल्यू जो है ना इक्वल कर देना, बस बात ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो है ना, ऐसे आप बाबू मेरे कर सकते हो निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल आपको ज्ञात करना है। कोई गल नहीं भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 3x हो जाएगा, -10 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसका जो ना मूल आपको ज्ञात कर लेना, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आपको गुणनखंड विधि भी मैंने बताया है और यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद से मैंने आपको वर्गमूल विधि भी बताया है और आपको मैंने क्या बोलते हैं आपका द्विघाती सूत्र के माध्यम से भी हमने आपको हल निकालना यहाँ पर बताया है। तो आप इसका गुणनखंड तोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपको चाहिए 10, इसको तोड़ना है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 5x और प्लस कितना हो जाएगा 10 ये 2x, ओके ना। देखो आपस में घटेगा तो -3x हो जाएगा, गुना होगा तो -10x² आ जाएगा, बस बात ही खत्म हो गया। अब इसके अलावा दूसरा कुछ थोड़ी सोचना है, यहाँ से कॉमन निकालना है, बस कॉमन निकालो, खेला खत्म होते चला जाएगा है ना। x माइनस कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो गया 0, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा ये वाला मामला और यहाँ से भी हमारे x प्लस कितना हो जाएगा 2 और बराबर में हो गया 0, बस बात ही खत्म हो गया। तो यहाँ से बस x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा बताओ जल्दी से, 5, और या फिर यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जो है ना आपको क्या निकल कर सामने आ गया, 2 मूल इसके निकल के आपको सामने आ गए, x बराबर 5 और y x बराबर कितना -2, ये 2 जो है ना आपके मूल यहाँ पर निकल कर सामने आ जाते हैं निसंदेह। इसमें कोई दिक्कत किसी को कहीं से नहीं ना, बात ही खत्म, और क्या चाहिए। आगे बढ़ो, इसमें क्या होगा मेरे, देखो मान लीजिए कि इतना इतना जो ना समरूप है। अब इसमें क्षेत्रफल बाबू मेरा कितना दिया गया, 64 वर्ग सेंटीमीटर और एक दूसरे का दिया गया 121 वर्ग सेंटीमीटर और एक जो है इसमें दिया गया कितना 15.4 सेंटीमीटर। तो बीसी ज्ञात करना, कोई गल नहीं भाई, 2 त्रिभुज है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 2 त्रिभुज है। अच्छा छोड़ो, इसको लिखने से कोई मतलब ही नहीं है अपने को। सबसे पहले हम सब जानते हैं बाबू, हम सब क्या जानते हैं, पूछो तो ना नानी के सामने है, खाली बोलो इनसे लबर लबर देखो हम लोग सब जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना एबीसी और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना कौन बाबू मेरे बताओ जल्दी से, डीईएफ, ये बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ कहने का मतलब बीसी आपको निकालना है ना, तो यस गुरु, तो बीसी का क्या कर लो स्क्वायर और बटा में क्या ईएफ का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब इसका एरिया जो ना दिया गया, एबीसी का एरिया दिया गया कितना 64 और इसका एरिया दिया गया कितना 121 और यहाँ पर बीसी में कितना दिया गया, बीसी स्क्वायर है और यहाँ पर ईएफ स्क्वायर। ईएफ स्क्वायर का एक काम करते हैं वैल्यू रख देते हैं ना,
EF कितना दिया है देख लो, 154.5 का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा रूट पड़ जाएगा इधर, हाँ पड़ जाएगा रूट, कोई गल नहीं है, तो रूट डालो ना, क्या तकलीफ है। तो इधर रूट पड़ेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे रूट पढ़ दो, तो यहाँ पे 64 और यहाँ पे कितना हो गया 121, तो यहाँ पे हो जाएगा BC और यहाँ पे क्या हो गया अपना 154.5। ओके, अब क्या हो गया, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11 और ये क्या हो गया BC अपॉन में 154.5, इसको गुना करो तो BC बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो 8 गुने कितना 154.5 और बटा में कितना 11, इतना ही ना होगा, कोई इसमें ज्यादा कुछ तो मैंने नहीं किया, बस सीधे सीधे ये वाला होता है, ये सब हम जानते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देना हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं वो मेरे कि ये होता है, और इतना होने के बाद ये वाला तक तो पहुंच ही जाओगे आप। चलो तो इसको काट दो जल्दी से फटाफट, 11 एकम 11, तो यहां से बच जाएगा 4, ठीक ना, तो 11 चौका 44, ठीक है। अच्छा एक काम करते, रुक जाओ, अरे हमने गलती कर दिया यार, 100 ये हमने गलती कर दिया, 15 तो हम भी कर रहे हैं, 15.4 ही ना है, ये 15.4 ही ना, हम वही तो हम भी कर रहे हैं 15.4, ओके ना। चलो ये वाला गलती हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा BC और कितना हो गया 15.4, ओके बाबू मेरे। चलो तो यहाँ पर 8 गुने कितना हो जाएगा 15.4 और बटन हो गया 11, 11 एकम 11, ठीक है ना, और 0.1 चौका 44, 14 में जल्दी से फटाफट जो ना यहाँ पे गुना कर दो, ओके। ये वाला भैया मेरे जो ना यहाँ पर सेंटीमीटर, यानी 11.2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। चलो बात क्लियर ना, तो इसमें BC का वैल्यू निकालना था, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी था, बस ये वाला, बस ये एक स्टेप यहीं पे जो खेला करना था, बाकी सब चल देगा, हाँ बाकी सब चल देगा, आगे बढ़ो। अब देखो मेरे दोस्त, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास से के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको बताया भी था, है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि ये मान लो कि मेरे दोस्त एक वृत्त है, हाँ वो जी है तो सही वृत्त ही है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं ना है जी, ये वृत्त है, कहा ही वृत्त है। चलो अब इसके यहाँ पर स्पर्शरेखा हमने खींची, इसके व्यास पहले इस पे बना दो, है ना, क्या बनाओगे आप, इसमें बनाओगे आप व्यास, ओके। ओके यहां देखो, ई का हो गया बच्चा, ई हो गया व्यास, थोड़ा सा इसमें नहीं लगता कि गड़बड़ी है, अब देखो तो जी सीधा हो गया, यस। तो अब क्या है भाई, ये व्यास है, व्यास के दोनों सिरों पर हमको क्या करना है, स्पर्शरेखा खींच देना है, खींच दिया हमने। चलो मेरे दोस्त थोड़ा सा सीधा तो कर लो, ओके गुरु जी, ओके। अब यहाँ से क्या कर लो, कॉपी कर लो, एक ला लो यहाँ पे, ओके। चलो अब दोनों सिरे पे हमने क्या कर लिया, खींच लिया भाई। चलो हम इसका नामकरण कर देता है, ये केंद्र पर है O, ठीक ना, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर मान लो कि स्पर्श बिंदु कितना P मान लो, इसको मान लो Q, है ना, इसको मान लो आप A, ठीक है ना, इसको मान लो B, है ना, चलो इसको मान लो C और इसको मान लो क्या आप D। चलो ये दोनों समांतर है, कैसे सिद्ध करोगे बताओ, कैसे सिद्ध करोगे। तो एक चीज हम जानते हैं, बस यहाँ पर लिखना कि हम जानते हैं ध्यान से सुनना, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा, हाँ रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा मेरे दोस्त, तो केंद्र से आने वाली, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से लिख देना, वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा पर क्या होता है, रेखा पर क्या होता है बच्चा, लंब होता है, लंब होता है, बस बात खत्म। इतना काम कर लोगे ना, हाँ गुरु जी कर लेंगे। तो इसीलिए कौन कौन देखो, APO या फिर OPA,
एंगल ओ पी ए, है ना, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखो ओ पी ए हो गया ना, तो आप डी क्यू ओ कर लो। तो और एंगल कौन, डी क्यू ओ, डी क्यू क्या हो गया यहाँ पर, ओ बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये समीकरण क्या हो गया सेकंड। अब यहाँ पर देखना मेरे दोस्त, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और कौन मेरे दोस्त, देखना मेरे दोस्त 2 क्या हो जाए, 2 से क्या हो गया मेरे दोस्त, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो एंगल ओ पी ए जो है ये बराबर किसके हो जाएगा मेरे दोस्त, एंगल जो ना डी क्यू ओ के, ठीक ना। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए मेरे दोस्त, तो ये कैसा एंगल दिख रहा है आपको, तो एंगल दिख रहा है मेरे दोस्त एकांतर कोण, है ना। तो लिखना मेरे दोस्त चूंकि यह दोनों कोण, लिखना मेरे दोस्त चूंकि यह दोनों कोण क्या है, दोनों कोण क्या है, एकांतर है, एकांतर कोण है, लिख देना। ओके, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चा जल्दी से बताओ, इसीलिए आपका जो ना ए बी जो है ना वो क्या हो जाएगा, ए बी जो ना वो पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा, बस बात खत्म। ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा, बस इतना ही प्रमाणित करना था आपको, बस इतना कर लेना, छोटा सा काम ही करना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हो गया खेल खत्म। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे क्यू पी ए कर लेना और पी क्यू, लेकिन केंद्र का बात है तो यहीं से कर लेना ना, कोई दिक्कत वाली बात है ना। ये दोनों 90-90 का है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, खेल खत्म, बराबर पैरेलल हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं दूरी निकालने वाले में, तो आप यहाँ से दूरी निकाल सकते हो निसंदेह। तो दूरी से यहाँ पे लिखना सबसे पहले कि माना कि, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, माना कि ए जो है ना वो कितना है 5 और कितना 7, तथा कितना मेरे दोस्त बी जो है वो कितना है यहाँ पर -1 और 3 है। अतः दोनों बिंदु, है ना, अतः यहां पर लिख देना मेरे, अतः ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो रूट अंडर यहां पर लिखना सबसे पहले फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक ना, एक्स स्क्वायर नहीं है ना, x2 माइनस x1, इसका क्या कर लो स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ पे y2 माइनस, है ना, y1 का स्क्वायर कर लो। ओके ना, बस बात खत्म। तो यहाँ पे क्या करोगे, x2 देखो फटाफट कितना है, x2 कितना है अपने पास -1 है, तो यहाँ पे -1 और -5 है, तो हम यहाँ पे सीधे प्लस कर दें, +5 कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो देखो माइनस तो फॉर्मूले का और माइनस ये लेकर के आएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, बात ही खत्म हो गया। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखो y2 कितना है 3 है, 3 में से कितना घटेगा भाई 7 घटेगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, बस बात ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा आपस में घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 का स्क्वायर करके कितना होगा, तो 4 चौका 16, यहाँ से घटेगा तो -4, उसका स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 16, ठीक ना। अब भैया ये कितना हो गया, रूट हो जाएगा ये 32, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बता दो, जैसे 4 चौका 16 दूना 32 होता है ना, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 रूट 2 इकाई हो गया, बस बात खत्म, 4 रूट 2 इकाई यहाँ पर हो जाएगा। बस इतना जो ना आप लिख दोगे, आपका 3 नंबर जो ना फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा। ओके ना, चलो बात खत्म, इतना काम आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप देखो मेरे दोस्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब अगर ये वृत्त है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक ना। अब सुनो यहाँ पे कहा जाएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर भैया में त्रिज्या है ना, और इसका कोण कितना है मेरे दोस्त 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप सब जानते हो कि नहीं जानते हो, तो लिख लिया मेरे दोस्त त्रिज्यखंड, यहाँ पर ओ ये ए लिख देना, बी लिख देना, ठीक ना, यहाँ पर ओ ए बी लिख देना, बस बात खत्म करना। तो यहाँ पर लिखना मेरे दोस्त कि यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप, अच्छा अगर पूरा लिखना चाहते हो तो लिख देना यहाँ पर कि दिया गया है ना, दिया गया है, यहाँ लिखना कि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया गया 60 डिग्री, है ना। यहाँ लिख देना अतः, या फिर लिख देना इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, खंड का क्षेत्रफल, बस सीधा सीधा लिखना, क्या लिखोगे थीटा बटा 360, है ना, थीटा बटा 360 उन्हें पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 22/7, और गुने कितना हो जाएगा 6 गुने 6 हो गया, ये 6 36 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, और ऊपर से गिन लो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, यानी इतना बटा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू मेरे हो जाएगा। तो इतना लिख देना, आंसर आपका हो गया, बस बात खत्म। ओके ना,
आगे देखो, आगे भी हमें लंबाई चौड़ाई जो ना आपको दिया गया है, और इसका देख लो यहाँ पर दिया गया धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई चौड़ाई बाबू यहाँ पर दी गई है। तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है मेरे दोस्त। तो नए घन के किनारों की लंबाई क्या होगी, बस वही वाला मामला हो जाएगा, सेम टू सेम वही वाला होगा, ठीक है ना। अब इसी के आयतन के बराबर उसका आयतन हो जाएगा। तो चलो तीनों घन, तो इसका आयतन देखो, तो इसका आयतन भी हमारे क्या हो जाएगा, आयतन है ना। चलो तो ए क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, जो नया घन जो मिलने वाला है उसका आप ए क्यूब कर लेना। तो ये 3 ये सब का करके और ए क्यूब निकाल लेना मेरे दोस्त। तो किनारे की लंबाई जो ना यहाँ से आपको निकल जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं करना, ओके ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अपलोड भी करना है ना ठीक है ना। और हल्ला तो सुन ही रहे हैं आप लोग, ये हल्ला चुट्टा सब जो ना ये कर रहा है ना, गुस्सा भी आ रहा है, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को लेकिन गुस्सा भी आ रहा है ना, ठीक है। चले कोई नहीं, और आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा प्यार से, और फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है ना। बताते हैं आपको किस स्कूल में भेजा गया है। जीवधारा यहाँ से जो ना 20-22 किलोमीटर के आसपास जो है ना लगभग है, यहाँ से 20 किलोमीटर आसपास, 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना, यार 40 किलोमीटर मर जाएंगे अगर वहां पर दे दिया तो, ठीक है ना। अब देखो कहाँ देता है पता नहीं। चलो मेरे दोस्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।